एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आज आपको कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी से मैंने लिया है और टॉपिक है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो जो आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, टू प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होता है यूट्राइन एक्शन और सेकंड होती है सर्वाइकल एक्शन। ठीक है, अब जो यूट्राइन एक्शन है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस और रिट्रैक्शन रिंग के बारे में हम लोग फर्स्ट स्टेज में यूट्राइन एक्शन के अंदर स्टडी करते हैं। सेकंड जो है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर्वाइकल एक्शन के अंदर सर्विक्स का एफिसमेंट और डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, इन दो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट यहाँ पर करना है आपको कि जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है, यानी कि फर्स्ट टाइम मदर बनने वाली है, उन वीमेंस में जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 12 to 14 आवर्स का होता है, यानी 12 से 14 घंटे में उनका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसी के साथ ही जो मल्टी ग्रेविडा मदर होती है, यानी कि जिन मदर ने 2 से अधिक बार बेबी को बॉर्न किया है या बेबी को जन्म दिया है, उसमें जो ये ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है वो कितना होता है, 6 to 8 आवर्स का होता है। ठीक, अब देखते हैं यूट्राइन एक्शन के अंदर जो मैंने पॉइंट बोला था वो क्या क्या चीज़ें होती। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं यूट्राइन एक्शन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फंडल डोमिनेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, और फंडल डोमिनेंस क्या होता है, ये जो फंडल डोमिनेंस होती है इसमें क्या होती है, लाइटनिंग हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइटनिंग कैसे होती है। ठीक, जैसे मान के चलिए ये यूट्रस है। ठीक है, ये पूरा यूट्रस है। जब मतलब प्रेगनेंसी के वीक पड़ते हैं, यानी कि वीक ऑफ जेस्टेशन पड़ता है, तो ये कैसे पड़ता है, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला शेप होता है। ठीक है, ऐसे करके हमारा जो मदर का जो ये एब्डोमेन होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक, अब देखो ऑब्वियस बात है, 37 वीक ऑफ जेस्टेशन मैंने बोला है कि नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है। तो दिस मीन्स दैट कि इन 37 हफ्तों में बच्चे का वेट भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा, और बच्चे की क्या होगा, लेंथ, जो मतलब एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट के अंदर जो वेट आता है, लेंथ आता है, ये सब चीज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब जब 37 हफ्ते में बच्चे का जो वेट होता है वो इंक्रीज़ होता है, तो धीरे धीरे ऑब्वियस बात है जो बेबी क्या होता है, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस से कहाँ की ओर बढ़ता है, सिफॉइड प्रोसेस की ओर, यानी कि ऐसे। ठीक है, ऐसे बढ़ता है, राइट। ठीक है, तो जो लाइटनिंग होती है उसमें क्या होता है कि जब मदर को 37 वीक्स हो जाते हैं जेस्टेशन के पूरे, तो उसके बाद बेबी का बर्थ होने का टाइम हो रहा है, यानी कि यही चीज़, अब बेबी जब यहाँ पर है, अब वो नीचे आएगा, डिसेंट होगा, और डिसेंट होकर के क्या हो जाएगा, वेजाइना के थ्रू मदर की बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फंडल डोमिनेंस में हम लोग क्या देखते हैं, लाइटनिंग ऑफ द बेबी देखते हैं। और लाइटनिंग ऑफ बेबी कैसे देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने बताया कि लाइटनिंग ऑफ बेबी कैसे बढ़ती है, बेबी जैसे जैसे 37 वीक में ग्रो करता है वैसे वैसे क्या होता है, वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से जिफॉइड प्रोसेस की ओर बढ़ता है। ठीक है, मगर जब ये 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो वही बेबी क्या होता है, अब नीचे की ओर डिसेंट होना शुरू होता है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फंडल डोमिनेंस बोल देते हैं। यानी कि 37 हफ्ते के बाद, 37 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद जब ये बेबी नीचे की ओर डिसेंट होना शुरू होता है ना, तो इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फंडल डोमिनेंस कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं सबसे पहले यूट्राइन एक्शन में। ठीक, अब देखो यूट्राइन एक्शन में हम लोग दूसरी चीज़ चेक करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में क्या अंतर होता है, देखो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि यूट्रस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर रिलैक्स होगा। इस प्रोसेस, यानी कि जब रिलैक्सेशन की प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी यूट्रस के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब रिट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, रिट्रैक्शन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन तो उठते हैं मदर को, बट वो रिलैक्स नहीं हो पाते, यानी कंटिन्यू क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, राइट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि रिलैक्सेशन की प्रोसेस भी होगी उसमें, और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस भी किस में होगी, यूट्रस में आती रहेगी। ठीक है, मगर रिट्रैक्शन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिलैक्सेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे उठते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये सब चीज़ मैं एक प्रोसेस के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, जब बेबी लैंग डाउन होना शुरू होता है, यानी कि जिफॉइड प्रोसेस से नीचे की ओर आना शुरू होता है। लैंग डाउन मतलब कि नीचे की ओर आना, एब्डोमेन के नीचे पार्ट की ओर आना। ठीक है, शुरू होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बेबी का जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस
को क्या करता है के ऊपर ना एक्शन करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो क्या करेगी, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस में क्या करेगा, एक्शन करेगा। ठीक है, तो अब जब ये एक्शन लेगा, ठीक है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जब ये एक्शन लेगा तो उसके कारण क्या होगा ना, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमिक क्या करेगा, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस पे एक्शन करेगा। ठीक है, उसके एक्शन करने के बाद क्या होगा, वहाँ पर से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ठीक है, और अब जब ये हार्मोन रिलीज होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब सिक्रेट होगा तो उसके कारण क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड क्या होगी, एक्टिवेशन में आएगी। और एड्रिनल ग्लैंड से किसका सिक्रेशन होगा, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का। राइट, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड एक्शन में आएगी, उसके बाद क्या होगा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन वो करने लग जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब इसका सिक्रेशन होगा तो ऑब्वियस बात है वहाँ पर जो कॉर्टिसोन जो हार्मोन होगा वो भी सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हाइपोथैलेमिक जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के ऊपर एक्शन लेती है, जिसके कारण वहाँ पर कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा तो उसके कारण क्या होगी, एड्रिनल ग्लैंड एक्शन में आएगी और एड्रिनल ग्लैंड से किसका सिक्रेशन होगा, एड्रिनोक्रोटोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ठीक है, अब जब ये हार्मोन सिक्रेट होगा तो वहाँ पर से किसका सिक्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, कॉर्टिकोसोन का सिक्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन और एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन क्या होता है, जब रिलीज होना शुरू होते हैं बॉडी में तो उस टाइम पे जो मदर की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। वैसे कंटिन्यू प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है, मगर इस टाइम पे जब ये तीनों हार्मोन सिक्रेट हो रहे होंगे मदर की बॉडी में तो उस टाइम पे हल्का सा प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो वो किस पे इफेक्ट करेगा, हमारे फैलोपियन ट्यूब पे। ठीक है, जब ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जब हार्मोन सिक्रीट होता है तो उसके कारण क्या होता है, मैंने कहा था कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो नॉर्मल से हल्का सा कम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि पूरी प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज ही रहता है, मगर इन कंडीशन में ये हल्का सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके डिक्रीज होने से क्या होगा कि ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा हमारे फैलोपियन ट्यूब पे, मतलब मदर के फैलोपियन ट्यूब पे। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब जो ओपनिंग होती है ना फैलोपियन ट्यूब की, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबल ओस्टिया कहते हैं। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ट्यूबल ओस्टिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये जो मैं अब बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन में जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें ये क्वेश्चन आता है कि what is ट्यूबल ओस्टिया। ठीक है, तो ट्यूबल ओस्टिया इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड पेस मेकर ऑफ यूट्रस। ठीक है, जो यूट्रस है उसका जो सेकेंड पेस मेकर के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबल ओस्टिया को जानते हैं। और ट्यूबल ओस्टिया क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये मतलब जो ये इफेक्ट फैलोपियन ट्यूब पे हुआ तो उसके कारण क्या होगा ना, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से ओरिजिन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम लेयर से, तो वो एग्जैक्टली गलत आंसर है। ठीक है, मायोमेट्रियम लेयर से कभी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं ओरिजिनेट होते हैं। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ट्यूबल ओस्टिया से ही ओरिजिनेट होता है। और ट्यूबल ओस्टिया क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ से सबसे पहले ओरिजिनेट होते हैं, तो आपका आंसर मायोमेट्रियम अगर आप लिखते हो तो वो गलत आंसर में इंक्लूड होगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, ट्यूबल ओस्टिया। ठीक है, तो ट्यूबल ओस्टिया क्या होता है, हमारे फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है। राइट, ठीक है, अब क्या होता है, देखो जैसे ट्यूबल ओस्टिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए, ठीक है, तो वही जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर आने लगते हैं और यूट्रस के मायोमेट्रियम लेयर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मायोमेट्रियम लेयर मतलब यानी कि सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो ऐसे क्या होती है, हमारी पूरी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे बेबी जिफॉइड प्रोसेस से नीचे की ओर लेइंग डाउन होगा, जिफॉइड प्रोसेस है इसकी ओर नीचे की तरफ क्या होगा, लेइंग डाउन होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो एक्टिव होगी और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के ऊपर एक्शन लेगी। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ठीक है, और इस हार्मोन के सिक्रेशन होने से क्या हो जाएगा, वहाँ पर
एड्रिनल ग्लैंड क्या होगा, एक्शन में आएगा और एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, जब इसका सिक्रीशन हो जाएगा तो कॉर्टिकोसोन आपका लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, यानी कि वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे जब हार्मोन इंक्रीज होंगे बॉडी में, सिक्रीट होंगे, तो उसके कारण क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने से वो डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ करेगा, फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के ओपनिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्यूबल ओस्टिया कह रहे हैं। ठीक है, और ट्यूबल ओस्टिया का जो दूसरा नाम मैंने बताया वो क्या है, सेकंड पेसमेकर ऑफ द यूट्रस बोला है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन, जब यहाँ पर ट्यूबल ओस्टिया में कॉन्ट्रैक्शन उठते हैं तो वही कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेटरली डाउनवर्ड को आने लगते हैं, नीचे की ओर आने लगते हैं, और अब वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे मायोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस में। और मायोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस मतलब यानी कि सेकंड, यानी कि मिडिल मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, जो मसल से मिलकर बनी, मायो मीन्स मसल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बने थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बता दिया है कि यूट्रस का सेकंड पेसमेकर किसे कहते हैं, और सेकंड मैंने बोला था कि इसमें क्वेश्चन ये ओरिजिनेट होता है कि जो फर्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्यूबल ओस्टिया। ठीक है, नॉट मायोमेट्रियम लेयर। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक, अब देखते हैं कि अफेक्ट ऑन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अफेक्ट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑन यूट्रस। ठीक है, कि यूट्रस पे क्या इफेक्ट पड़ता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब इसके लिए समझना जरूरी होगा, सेम लाइक दैट, मेरे पास अभी फिगर नहीं है तो आप मेरे हाथ को ही ये मान के चलिए यूट्रस है। ठीक है, तो ये जो यूट्रस है इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये अम्बलाइकस मान लो, बीच में ये क्या है, अम्बलाइकस है। ठीक है, तो यूट्रस के जो ये अम्बलाइकस से ऊपर होता है ना पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, और अम्बलाइकस से नीचे को हम क्या बोलेंगे, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आपको क्या रखना है कि यूट्रस के कितने सेगमेंट होते हैं, 2 सेगमेंट होते हैं। अम्बलाइकस से ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस बोलते हैं, और सेकंड जो नीचे अम्बलाइकस से नीचे उसको क्या बोलते हैं, लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो कंट्रैक्शन होते हैं ना वो सबसे पहले अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस से ही स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे करके कहाँ पर आकर खत्म होते हैं, लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में। ठीक, अब क्या होगा, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि आपको याद रखनी है कि यूट्रस के 2 सेगमेंट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, अपर और लोअर, और जो कॉन्ट्रैक्शन उठते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे अपर पार्ट से उठते हैं और लोअर पार्ट में जा करके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन उठने की। ठीक है, यानी कैसे कैसे ये हमारे यूट्रस को अफेक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन जो उठते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कैसे उठते हैं वो मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब वो कैसे हमारे यूट्रस को इफेक्ट कर रहा है वो मैं बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब ट्यूबल ओस्टिया से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और वो धीरे धीरे नीचे की ओर डाउनवर्ड होते हैं, तो किसको अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में हमारे मायोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस को। ठीक है, जब वो मायोमेट्रियम तक पहुंच जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, यूट्रस में क्या होगा, प्रेशर अराइज होगा। ठीक है, प्रेशर पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, कॉन्ट्रैक्शन उठ रहा है तो यूट्रस में भी क्या होगा, प्रेशर अराइज होगा। फिर यही कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, हमारे डाउनवर्ड को आते हैं, यानी कि नीचे की साइड आते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो अपर सेगमेंट पे कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था, यानी कि अम्बलाइकस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था अपर पार्ट में, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और अम्बलाइकस के नीचे यानी कि जो लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन उठते हैं, यानी कि अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन उठा, यानी कि यूट्रस के अपर जो पार्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन उठा। ठीक है, और वो धीरे धीरे नीचे की ओर आया, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उठा और सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वो और आया। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे को बाहर पुशअप करने के लिए 3 अफेक्ट बॉडी में काम करते हैं मदर की। ठीक है, फर्स्ट होता है जो अफेक्ट कौन लगाता है, यूट्रस लगाता है। सेकंड जो मदर लगाती है जिसको बियरिंग डाउन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या होता है, फीटस लगाता है, क्योंकि उसको बाहर आना है ना बॉडी से। ठीक है, तो 3 इफेक्ट यहाँ पर काम करते हैं जब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन होता है और सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पर मदर की बॉडी में 3 इफेक्ट काम करते हैं। फर्स्ट यूट्रस लगाता है, सेकंड मदर लगाती है खुद, और थर्ड कौन लगाता है, बेबी लगाता है। ठीक है, अब जिसके कारण क्या होगा, जब ये अफेक्ट बॉडी में लगेंगे तो उसके कारण क्या होगा ना, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और तेजी से होने लगेंगे। ठीक है, और इसका मतलब यानी कि कॉन्ट्रैक्शन लगेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि बेबी क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है, यानी यूट्रस की और नीचे की ओर आता ही जा रहा है, यानी डिसेंट की पोजीशन में बेबी आ चुका है। ठीक है, आप क्या करते हैं, जैसे बेबी क्या करता है, नीचे की ओर आता है ना, यानी कि यूट्रस से नीचे की ओर मूव ऑन करता है या फिर लेइंग डाउन करता है नीचे की ओर। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पर जो सर्विक्स होता है हमारा वो एक फोर्स लगाता है, यानी सर्विक्स भी एक जोर लगाता है वहाँ पर, और उस जोर को या उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब उस रेसिडुअल फोर्स के कारण क्या होता है ना,
जो सर्विक्स का एक्सटर्नल ओस होता है ना, उस पर क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। यानी कि देखो, अब बियरिंग डाउन इफेक्ट लगा, मदर का इफेक्ट, मतलब जो मदर का इफेक्ट जिसे बोलते हैं, चाइल्ड का इफेक्ट लगा और यूट्रस ने भी इफेक्ट दिया, तो उसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन उठेंगे और बच्चा डिसेंट होना शुरू होगा, यानी बच्चा आना शुरू हो जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा वहाँ पर, जो ये यूट्रस है, जस्ट मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन उठेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, जो सर्विक्स है उस सर्विक्स है वो भी क्या करेगा, वहाँ पर एक फोर्स को ओरिजिनेट करेगा, और फोर्स को ओरिजिनेट करने के बाद क्या होगा, जो हमारे सर्विक्स का एक्सटर्नल ओस है उस पर जाकर के उसका अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ओस है उस पर जब इसका इफेक्ट पड़ता है, तो सर्विक्स क्या होती है ना, डायलेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर ना आपको एक चीज़ और याद रखनी है। देखो, जैसे जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, डायलेटेशन भी बढ़ता ही जाता है। जैसे जितना ज़्यादा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा सर्विक्स का डायलेटेशन होता रहेगा। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन का उठना जरूरी होता है। ठीक, अब यहाँ पर अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मायोमेट्रियम लेयर में कॉन्ट्रैक्शन उठ रहे थे ना, उसके लिए 2 हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो जो 2 हार्मोन है वो उसको, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीटोसिन है। यानी कि मायोमेट्रियम लेयर में जो कॉन्ट्रैक्शन आप आएंगे, जो हमारे ट्यूबल ऑस्ट्रिया से आए थे, तो उस टाइम पे मायोमेट्रियम जो लेयर है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको दो हार्मोन क्या करते हैं, मैनेज करते हैं या मेंटेन करते हैं। ठीक है, और वो हार्मोन कौन कौन से हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सर्विक्स, जो हमारा यूट्रस है उसका एक्शन कैसे कैसे बॉडी में हो रही थी। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता दिया, रिट्रैक्शन किसे बोलते हैं वो भी बताया था। अब कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी, कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे होता है और वो यूट्रस पे कैसे इफेक्ट करता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्या होता है, जब जो मतलब जैसे अपर सेगमेंट, जिसको मैंने बोला था कि यूट्रस का अपर पार्ट, जो लॉन्गिट्यूडनल वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो हमारे लोअर के यूट्रस के लोअर वाले पार्ट में जो सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्वेंट होने लगते हैं, यानी कि इनकी तीव्रता बढ़ती जाती है ना, तो वहाँ पर क्या होती है, ना एक रिट्रैक्शन रिंग का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी ड्यू टू इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन रिंग बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस मैंने समझा दिया है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है यूट्रस में वो मैंने बता दिया, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस मैंने बता दी है, और रिट्रैक्शन रिंग क्या होती है वो मैंने बता दिया। रिट्रैक्शन रिंग आप ये कह सकते हो सिंपली कि जैसे जैसे मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, वहाँ पर एक रिंग लाइक फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन रिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये रिट्रैक्शन रिंग होता है ना, वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है फिजियोलॉजी रिट्रैक्शन रिंग, और सेकंड होता है पैथोलॉजी रिट्रैक्शन रिंग। ठीक है, फिजियोलॉजी में क्या होता है, जो नॉर्मल लेबर के टाइम पे देखने को मिलता है या फिर ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और जो पैथोलॉजी होता है वो एबनॉर्मल लेबर के टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक, तो ये था आपका फर्स्ट एक्शन, जो हमारा कौन लेता है, यूट्रस लेता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। सेकंड जो मैंने बताया था वो है आपका सेकंड एक्शन, जिसको हम लोग बोल रहे थे सर्वाइकल एक्शन। ठीक है, तो सर्वाइकल एक्शन के अंदर हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं सर्वाइकल एफिसमेंट, और सेकंड पढ़ते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन। ठीक है, अब एफिसमेंट क्या होता है मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो एफिसमेंट का सिंपल मीन होता है कि जो सर्विक्स की लेंथ है या जो थिकनिंग है उसका क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल एफिसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली एक क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन का बनता है कि जो नॉर्मल लेंथ ऑफ सर्विक्स होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल लेंथ ऑफ सर्विक्स है वो मेनली कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिलीज होंगे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं यूट्रस में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा ना, जो सर्विक्स है वो क्या, सर्विक्स की जो मसल्स हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और डायलेट होने से क्या हो जाएगा, जो उसकी लेंथ है या उसकी थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर एक और चीज़ बनती है कि जब बेबी का जब सर्विक्स का पूरा डायलिटेशन हो जाता है, यानी कि पूरा डायलिटेशन कितना होता है सर्विक्स का, 10 सेंटीमीटर होता है, राइट। ठीक है, जब पूरा सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है ना, तो उस टाइम पे सर्विक्स की जो लेंथ रह जाती है ना वो ओनली 2 सेंटीमीटर रह जाती है। समझ में, नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, मगर ड्यू
टू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है, मसल्स क्या होती है, डायलेट होती है, जिसके कारण उसकी जो लेंथ होती है, उसकी थिकनेस होती है, वो क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। और एट द टाइम ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ सर्विक्स डायलिटेशन, जो हमारी लेंथ रह जाती है सर्विक्स की, वो कितनी रह जाती है, 2 सेंटीमीटर रह जाती है। ठीक है, तो ये तो था आपका कि सर्वाइकल एफिसमेंट क्या होता है। ठीक है, अब सर्वाइकल डायलिटेशन क्या होता है, ये मैंने बता दिया। सर्विक्स का डायलिटेशन क्यों होता है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होती है, सर्विक्स की मसल्स क्या होती है, डायलेट होना शुरू हो जाती है, और डायलेट शुरू हो जाती है तो इसकी थिकनेस और इसकी लेंथ क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी चाहिए आपको, जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है, प्राइमरी ग्रेविडा मतलब यानी कि कोई वीमेन जो फर्स्ट टाइम मदर बनने वाली है, तो उस टाइम पे जो यूट्राइन जो सर्विक्स का डायलिटेशन होता है वो कितना होता है, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 1 घंटे में जो सर्विक्स का डायलिटेशन होगा प्राइमरी ग्रेविडा में, वो कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर होगा। और मल्टी ग्रेविडा में यही डायलिटेशन 1 सेंटीमीटर पर आवर से होता है। ठीक है, मल्टी ग्रेविडा में यानी कि जब मदर ने 2 टाइम से ज़्यादा बार बेबी को क्या करा है, जन्म दिया है। ठीक है, अब जब 3 घंटे हो जाते हैं, तीन घंटे तक तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसी रहती है। आफ्टर 3 आवर्स जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है, यही जो डायलिटेशन है वो क्या होता है, बढ़ने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब डायलिटेशन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से 3 आवर हो जाएंगे, मतलब तो उस टाइम पे जो सर्विक्स का डायलिटेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर आवर होने लगेगा। ठीक है, और जो नॉर्मली जो मल्टी ग्रेविड होता है उसमें 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से ये इंक्रीज होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एक्चुअल में कहते किसको है। ठीक है, तो ट्रू लेबर पेन टू 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। यानी कि जब ट्रू लेबर पेन मदर को स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब तक सर्विक्स पूरी रूप से डायलेट नहीं हो जाती है, फैल नहीं जाती है, और पूरी रूप से यानी कि कितना, जब वो 10 सेंटीमीटर फैल जाएगी तब तक के पूरे ये प्रोसेस जितना चलेगा, जितना टाइम लेगा, चाहे वो प्राइमरी ग्रेविडा में मैंने बताया 12 to 14 आवर्स ले रहा है, या फिर मल्टी ग्रेविडा में 6 to 8 आवर ले रहा है, तो उस टाइम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जब सर्विक्स का पूर्ण डायलिटेशन हो जाता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, सर्विक्स को हम लोग 4 फिंगर से क्या करते हैं, मीजर करते हैं। समझ में आ गया, तो ये है आपका पूरा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के संग। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और आप अपने सजेशन मुझे कमेंट्स के रूप में ज़रूर दे दें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगी मेरी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।